नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। और मैं राहुल कुमार आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हुआ अपनी इस क्लास को लेकर, जिसका आज का टॉपिक है हमारा अंक ज्ञात करना। मैथ की क्लास होगी जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अंक ज्ञात करना। यानी कोई भी हम मान लें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किताब है, इसमें 1 से लेके 199 तक पृष्ठ अंकित किए गए, तो कितनी संख्याओं का कितने अंकों का प्रयोग किया, ऐसे सवालों को करेंगे हम आज। तो उससे पहले 2 लाइनें आपके लिए कि किसी भी काम में अगर आप अपना 100% देंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम बिल्कुल 100% देना चाहते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसे कहते हैं, और काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, जिन्हें हम आयोटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर मतलब, अब रियल नंबर में क्या क्या आता है इन्हें सीखते हैं जरा आप। पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या दोस्तों वे सभी संख्याएं जो काउंटिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं, मतलब किसी भी चीज़ को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक क्या हो जाएंगी? ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं। तो आपने ऊपर देखा कि ये संख्याएं भी हमारी क्या है? अधूरी हैं। कैसी हैं ये? अधूरी हैं, क्योंकि जीरो के बिना संख्या अधूरी है। तो इसीलिए हमने क्या करा है? जीरो को इसमें शामिल किया, तो क्या कहलाई? पूर्ण संख्या है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर बना ग्रुप पूर्ण संख्याएं कहलाता है। आगे बात करेंगे हम परिमेय संख्या की। इससे पहले क्या रहेगा? हमारा पूर्ण संख्या तो हो गई, मगर पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं ऐसी। मगर पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो वाला ग्रुप, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को शामिल करने पर जो ग्रुप बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। तो -3 -2 यानी अनंत से ऐसे नहीं, -3 अनंत तक की माइनस की संख्या, निगेटिव संख्याएं और जीरो, और अनंत तक धनात्मक संख्याएं, सभी क्या कहलाती हैं? ये पूर्णांक कहलाती हैं। बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जाए, p/q के रूप में लिखी जाए, परंतु q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चाहे p बराबर 0 भले ही हो। जैसे 0/1, ये क्या है? एक परिमेय संख्या हमारी। क्या है ये? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्या। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, इस प्रकार की संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। 22/7 यानी पाई का मान भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से जो कटे, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक, स्वयं और अपने आप और एक के अलावा अन्य किसी और से भी कट जाए, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है दोस्तों। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। क्योंकि 4 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से भी कटेगी, और अपने आप से कटने के अलावा मतलब 2 से कटी है, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद आती है बात अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जो अपने आप से कटे और एक से कटे। वे सभी संख्याएं जो अपने आप से कटे और एक से कटे, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 क्या है?
एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब आप कहोगे कि एक क्यों नहीं है, कि दोस्तों एक अपने आप से ही कटती है, केवल किसी और से नहीं कटती। और ये अभाज्य संख्या इस अर्थ है कि एक व स्वयं, तो एक जो है वो स्वयं से ही तो कट रही है, तो एक व स्वयं से जो कट रही है वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं हम सम संख्या की। तो सम संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाए, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या जो दो से पूरी न कटे, दो से जो संख्याएं पूरी न विभाजित हो, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं इन्हीं के बारे में जो हमने पढ़ा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। 0 एक सम संख्या होती है। 0 क्या होती है, एक सम संख्या होती है। इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में निभाएंगे आप, कि 0 एक सम संख्या होती है, नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं आगे। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है। तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा कि 5 क्रमागत संख्याओं का 4 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, इतना है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या पूछ लेगा आपसे, सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा आपसे, तो इस प्रकार वो पूछेगा आपसे, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आया आपको 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले तो बेसिक, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ट्रिक नहीं, पहले हम बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। तो बेसिक क्या कहता है, हमें क्या करना है, सबसे छोटी माना पहली संख्या क्या है हमारी, x है। माना पहली संख्या क्या होगी हमारी, x है। जब क्रमागत संख्या की बात चल रही है, जब x है पहली संख्या, तो हर क्रमागत संख्या का मतलब जैसे एक के बाद 2 आता है, तो इसमें क्या जुड़ा, +1 जुड़ा। फिर इसके बाद 2 के बाद 3 आता है। क्रमागत का मतलब यही तो होता है, जो क्रम से आती है संख्या है, फिर इसमें +1 जुड़ गया। यानी हर संख्या में एक जुड़ता जा रहा। तो इसी प्रकार से अब अगर यहाँ से यहाँ जाए हम, तो यहाँ से यहाँ गए तो हम कितना जुड़ा है, 2 जुड़ गया। यहाँ से यहाँ जाने में तो 2 जुड़ गया। अब आगे इसी प्रकार, तो इसी प्रकार एक बढ़ता जाएगा हर बार। तो हमने जब अगर हम पहली संख्या सबसे छोटी संख्या x मान लें, यानी पहली संख्या x मान लें, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। चौथी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। पांचवी संख्या x+4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे बेसिक है। तो हम बेसिक के रूप में पहले करेंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो x+1, x+2, x+3, x+4, यानी पांचों संख्याओं का योग क्या है, 25 है। पांचों संख्या का योग क्या है, 25 है हमारा। अब यहाँ से क्या है, 1x 2 3 4 5, 5x+1 और 2 3 3 6 4 10, 5x+10 बराबर दे रखा है 25। तो 10 जाएगा इधर माइनस में, 5x बराबर 25 - 10 कितना बचा, 15। तो 5 × 15, x का मान आ गया 3। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक है। बेसिक इसको आप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई से सवाल में आप आसानी से कर जाएंगे। बट ट्रिक क्या है, हम भूल जाते हैं। अगर हम शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं इसका, जब भी आपसे क्रमागत की बात पूछी जाए, क्रमागत पूछ ले, सम विषम पूछ ले, उसकी ट्रिक आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, 5, और ये क्या है, योग 25 है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली 25 को 5 से भाग दे देनी है। डायरेक्टली क्या करना है, 25 को 5 से भाग दे देना है। तो 5 × 5 = 25। जब भी ये संख्या आएगी तो ये हमारी क्या आएगी, ये जो हमारी संख्या आएगी बीचों बीच की मध्य संख्या आएगी। अब ये कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 5। तो 5 संख्या थी, इससे आगे, इसका मतलब 2 संख्या इससे आगे, 2 संख्या इससे पीछे। तो इससे एक एक कम करके लिख देंगे इधर को, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, और इससे आगे ये 6 हो गई, और ये 7 हो गई। तो ये संख्या हमारा निकल के आ गया। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 हो जाएगी। ये हमारा था शॉर्टकट तरीका। आगे इसी प्रकार अगर एक सवाल और आपसे कहा जाए कि 3 विषम संख्याओं, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है। 3 क्रमागत,
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 15 है। मैं एक सवाल आपसे कह रहा हूं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 15 है। क्या है? 15 है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें शॉर्टकट तरीका अपनाना है या पहले बेसिक? तो पहले हम बेसिक से करेंगे। तो बेसिक हमारा क्या है? तो बेसिक हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम एक्स मानेंगे, पहली संख्या हमारी एक्स क्या है। अब बात करते हैं विषम की। हम विषम का फंडा क्या है हमारा? पहली विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है। तो दोस्तों यहाँ अंतर देखो कितना का चल रहा, 2 का अंतर चल रहा। कितने का अंतर चल रहा? तो 2 का। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? प्लस एक्स प्लस 2 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से यहाँ गए तो एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 ये हमारी कितनी संख्या होगी? 3 संख्या होगी। ये कितना है? 15 है। तो 15 हमने यहाँ रख दिया बराबर एक्स 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 3x बराबर 4 2 6, 3x प्लस प्लस 6 बराबर 15 6 इसमें घटाएंगे 9 बजाएगा 3 का 9। x का मान कितना आ गया? 9 3 आ गया। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 6 घटाएंगे 15 तो 9 बचेगा, 9 काटे 3 से तो 3 3 9, तो 3 आ गया x का मान। तो पहली क्रमागत संख्या मतलब पहली विषम संख्या 3 हो जाएगी। हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें हो जाएगी 3 5 7, तो 7 हो जाएगी। अब हमारा बेस यानी ट्रिक यानी शॉर्टकट तरीका क्या था? शॉर्टकट तरीका जब हमसे कहा है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना? 15। तो 15 को हम क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, 3 पंजे 15। तो हमारी क्या आएगी? बीच की संख्या। हमें ऐसे करने से हमें हमेशा ध्यान रखना कि बीच की संख्या निकल के आती है। तो इसके आगे एक संख्या और रही होगी विषम, और इसके पीछे एक संख्या और रही होगी विषम, तो वो होगी 3। तो ये आपका क्रमागत 3 संख्याएं आगे निकल के। इस प्रकार से हम सवाल को सोल्व कर जाएंगे बड़े आसान तरीके से, कुछ ही सेकंडों में। आगे बात करते हैं अब इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक ज्ञात करना यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात कितने प्रकार से करते हैं? पहले जोड़ने के रूप में, पहले करते हैं जोड़ने के रूप में। सवाल आपको दे दिया गया है जोड़ने का कि 34,679, 6,746, 9,467, इसमें इकाई अंक बताना। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? इकाई अंक को उठाना है और उसे जोड़ लेना है। तो 6 7 13, 13 9 22, 22 का आ गया 2, 22 का कितना आ गया? 2। 2 क्या हो गया हमारा? यूनिट डिजिट हो गया। इकाई अंक 22 का 2 हो गया। आगे बात करते हैं घटाने के रूप में। बात करेंगे हम घटाने के रूप में। घटाने के रूप में क्या हो जाएगा कि 9,674 में से 3,461 हटाएंगे तो हमारा इकाई अंक घटा लेंगे। यहाँ से इकाई अंक 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 में से गया 3, तो इसका आंसर जाएगा 3। इकाई अंक हो गया हमारा 3। क्या हो गया? इकाई अंक 3। मगर जब पहली संख्या छोटी हो और दूसरा अंक क्या हो? बड़ा, तब क्या करेंगे हम? तो इधर से इधर को क्या करते हैं? दाएं लेते हैं। तो 10 और 7 17, 17 में से घटाएंगे 9, 17 में से 9 हटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। तो इकाई अंक हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा इकाई अंक? 8 हो जाएगा हमारा इकाई अंक। ये 8 आ गया। तब ऐसे करना है। अब बात आती है गुणा के रूप में। गुणा के रूप में कैसे करेंगे? यानी इतनी लंबी लंबी गुणा दे दी, क्या आप गुणा करोगे इकाई अंक निकालने में? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। गुणा बिल्कुल नहीं करनी है। हमसे पूछा गया इकाई अंक, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना। पर करना क्या? आपको इकाई अंक की ही गुणा करनी है। आप क्या करेंगे? हम यहीं पर करें तो 7 6 42, 42 हो गया। ये दो अंकों की 6 दूनी 12, 12 हो गई। फिर इन दोनों गुणा कर ले। इन दोनों क्यों गुणा कर ले? हम इन दोनों क्यों गुणा कर ले? क्यों सवाल को लंबा किया जाए? हम करेंगे केवल इकाई अंक की गुणा। तो 2 और 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो दोस्तों आई होप कि सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं धीरे धीरे आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा यहाँ पर 4। अब बात करते हैं भाग के रूप में। ये तो मैं आपको पहले एक मतलब छोटा छोटा रूप दे रहा हूँ, सवाल हम आगे करेंगे प्रैक्टिस के रूप में। अब आती है बात भाग के रूप में। भाग के रूप में, तो भाग के रूप में कैसे करेंगे दोस्तों? 94,670 को भाग दिया 10 से, तो भाई इसमें तो हमें क्या करना है? भाग ही देनी है, भाग ही देनी है। तो भाग देने से क्या हो जाएगा? 10 से इसे काटेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा, 7 हो जाएगा। इसे इकाई अंक तो हो गया हमारा भाग के रूप में। बात करते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं हमारे,
वो ज़्यादातर सवाल घातांक के रूप के बनते हैं। जब भी सवाल पेपर में पूछा जाएगा घातांक के रूप का या गुणा के रूप का सवाल पूछा जाएगा आपसे, जब भी पूछा जाएगा सवाल गुणा के रूप का या घातांक के रूप में पूछा जाएगा। तो घातांक के रूप में कुछ नियम है, उनको फॉलो करेंगे आप तो जरूर जल्दी से जल्दी आंसर ज्ञात कर पाएंगे। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि जीरो 1 5 6 संख्या की घात चाहे कितनी भी हो तो भी उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही हो। कहने का मतलब किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और उस पर चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो, कितनी भी घात चढ़ी हो, चाहे 1 घात चढ़ी हो, 2 चढ़ी हो, घात चाहे 1000 हो, लाख हो, मिलियनों में हो, चाहे कितनी भी घात हो, हमेशा इकाई अंक चेंज नहीं होगा। जो इकाई अंक होगा वही रहेगा। किन में से? केवल चारों में से जो भी होगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि सब 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। अब ऐसे में ये नहीं कह इसी रूल में कि 0 से लेके 9 अंक में कोई भी इकाई अंक हो तो चाहे घात कोई सी भी इकाई अंक वही रहेगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। केवल इन 4 की बात कर रहा हूँ, 0 1 5 6, 0 1 5 6। अगर इनमें से किसी भी संख्या अगर इकाई के स्थान में मौजूद है और उसकी घात चाहे 1 है या 1000 है, लाख है, 2 लाख है, चाहे कितनी भी है, तो इकाई अंक हमेशा नो चेंज। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 10 की घात 10, 10 की घात 10 मैंने लिखा इसे एक्सप्लेनेशन की इसकी, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 10 बार लिख लिया। तो क्या आया मेरा 10 ढाई 100 100 ढाई 1000, ऐसा मतलब 0 ही आया। क्या आया? 0 ही आया। तो बात बिल्कुल राइट है, हमारे ऊपर नियम हमारा बिल्कुल सही है कि चाहे 0 की घात 1 लाख हो, 2 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, मिलियन हो, चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। अब बात करते हैं 1 के रूल की। 21 की घात 101, 21 की घात 101। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 21 कैसा मतलब, 21 से नहीं मतलब है, हमें मतलब है केवल सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो 1 की घात 101 हो गई, 1 की घात 101। अब 1 की गुणा 1 ही कर, 1 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 1, चाहे आप कितनी बार कर लीजिए, आप 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आने वाला है। अब बात करते हैं 25 की। 25 मतलब 5, तो 25 की घात 100 है। अब 5 की घात क्या हो जाएगी? 1। 5 की घात 1 का मान कितना आता है? 5। 5 की घात 2 का मान कितना आता है? 25, यानी 5 फिर आगे लौट के। 5 की घात 3 का मान 125, यानी 5 ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 5 की घात चाहे 1 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, आएगा इकाई अंक हमारा क्या? 5 ही आएगा। इकाई अंक हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। आप यहाँ क्लास लीजिए और घर पर कोई किताब लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो मैथ है वो उंगलियों पे हो जाएगा, उंगलियों पे नाचेगा, आपके इशारे से नाचेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 6 की घात 3 की, यानी 6 आ गया। अब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 36 छक्का 216। 216 में इकाई अंक क्या आया? 6। इकाई अंक क्या आया? 6 ही इकाई अंक आ गया हमारा। क्या आ गया? 6 ही इकाई अंक आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर 6। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक आपको सवाल दे रहा हूँ मैं, 3 सवाल दे रहा हूँ, मतलब आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। पहला सवाल हमारा होमवर्क के लिए आपके लिए होगा, जो क्लास को पूरी देखा वही आंसर दे पाएगा। पहला सवाल हमारा आपसे है कि 100 की पावर 100 में इकाई अंक बताना है आपको। 100 की पावर 100 में इकाई अंक बताना है। दूसरा सवाल 125 की पावर 125 की पावर 10, इसमें इकाई अंक बताना। तीसरा सवाल होगा हमारा 136 की पावर 516, इसमें इकाई अंक बताना आपको। और 11 की पावर 101, इसमें इकाई अंक बताना आपको। ये सवाल 4 सवाल आपके लिए घर से करने के हैं। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है। आइए बात करते हैं आगे। यदि अब रूल नंबर 2, बड़े ध्यान से सुनेंगे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2, यदि 9 की घात सम हो तो, यदि 9 की घात सम हो तो 1 इकाई अंक। कहने का मतलब
यदि 9 की घात सम हो तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यदि 9 इकाई का अंक 9 है और उसकी घात क्या है, सम है, उसकी घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। और अगर 9 इकाई अंक है और उसकी घात क्या है, विषम है, क्या है, विषम है, तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आने वाला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है 9 का ये, कि घात सम होगी तो इकाई अंक 1 और घात विषम होगी तो इकाई अंक 9। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करते जाएंगे ये रूल को। आगे बात करते हैं हम अगले रूल की। अगला रूल है हमारा यहाँ पर, यदि किसी संख्या 0 1 5 6 के अलावा, यदि किसी संख्या में 0 1 5 6 के अलावा 0 1 5 6 के अलावा घात ज्यादा होने पर यदि किसी संख्या में 0 1 5 6 के अलावा घात ज्यादा होने पर 4 से भाग देकर घातों को कम कर देते हैं और फिर इकाई अंक ज्ञात कर देते हैं। सीधा सीधा मतलब यह है, अगर इन अंकों को, एक तो 0 1 5 6 और एक 9, इनको छोड़ करके अगर कोई भी अंक इकाई अंक है और उसकी घात 4 से ज्यादा है या यानी बहुत ज्यादा है तो 4 से भाग देंगे। क्यों देंगे 4 से भाग, बताइए जरा, समझाइए 4 से भाग क्यों देंगे हम। तो बात करते हैं 4 से भाग देने का मतलब क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 और 2 की घात 4 का मतलब 16 और 2 की घात 5 का मतलब 32 है। यानी कि यहाँ 2 था, 1 घात होने पर 2, 2 घात होने पर 4 इकाई अंक, 3 घात होने पर 8 और 4 घात होने पर 6 इकाई अंक और 5 घात होने में फिर वापस 2 आ गया। इसका मतलब हर 4 घात के बाद 5वीं घात पर क्या आने वाला है, इकाई अंक हमेशा वही आने वाला है जो इकाई अंक शुरुआत में था। तो बात समझ में आ गई आपको दोस्तों? अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप जरूर करें। आगे बात करते हैं। इसका अर्थ है कि 4 घातों के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों क्या सीखे हम कि 4 घात के बाद इकाई अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों आज के बाद आप इतनी सी भी गलती नहीं करेंगे, आप गलती कर ही नहीं सकते अगर आपने ये रूल्स ध्यान से पढ़ लिए तो दोस्तों हम बात करते हैं उदाहरण की। नंबर 1 उदाहरण लेते हैं, 7 की घात 49। कितनी घात है, 49। क्या आप 7 को 49 बार लिखोगे गुणा करोगे? पागल हो जाओगे गुणा करते करते। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, सीधा 4 से भाग देंगे किसको, घात को, और शेष ज्ञात करेंगे। कितना ज्ञात करेंगे, शेष ज्ञात करेंगे। किसका, घातों का शेष ज्ञात करेंगे। घात को कम करेंगे 4 से भाग दे करके और शेष ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमने 7 की घात 49 को 4 से भाग दिया तो 12 चौक 48, यानी 12 बार क्या हुआ, 48 घातें कम हो गई हमारी। कितनी घातें थी, 49 घातें कितनी कम कर दी हमने, 48 घात हमने कम कर दी। घात कितनी बची, 1 घात बची। कितनी बची, 1 घात। और 7 की घात 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 1 हो तो संख्या वही रह जाती है। तो दोस्तों क्या हुआ, इकाई अंक क्या आया हमारा, 7। तो बात समझ में आई हो तो लाइक जरूर करें। आगे बात करते हैं 8 की घात 100। 8 की घात 100 बहुत ज़्यादा है। 100 क्या है, बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4 से भाग देंगे किसे, घातों को। कितनी घातों को, 8 की घात 100 को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 25 बार, पूरा कट गया। तो दोस्तों शेष क्या बचा, 0। जब शेष जीरो बचे, बात ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे अभी। जब घातों में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे तब क्या करना है, उस संख्या की घात 4 ही लेनी है। संख्या की घात 4 ही लेनी है। तो 8 की घात 4 और 8 की घात 4 को हम क्या लिखेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64 का 4 और 8 अट्ठे 64 का 4 और 4 चौक 16 और 16 का कितना आ गया, 6। क्या आ गया, 16 का 6 इकाई अंक कितना आ गया, 6 इकाई अंक आ गया। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो देखिए आप आगे क्या रहता है। तो इकाई अंक हमारे क्या है, 6 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया, 6 इकाई अंक आ गया। बात करते हैं आगे 3 की घात
3 की घात 121, 3 की घात 121, घातें कितनी है 121, क्या आप 3 को 121 बार लिखेंगे? बिल्कुल गलत, 3 को 121 बार नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे तो फिर? सर जी आपने रूल बताया था कि 4 से भाग देना है। क्या करना है? 4 से भाग देना है। किसको? घात को। तो 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे 4 से भाग देंगे? तो 4 से भाग दिया हमने, तो 4 तिया 12, क्या बचा? 1 कितना बचा? 1 घात बच गई शेष। तो 3 की घात 1 मतलब 3 राइट आंसर आ गया 3। दोस्तों आज के बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये रूल्स अच्छे से लिख लिए और अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से इन्हें अपने जीवन में प्रयोग कर लिया, क्योंकि मैथ में वही सक्सेस हासिल कर सकता है जो मेरी इन 3 बातों को याद रखेगा। कौन सी 3 बातें? कि पहली बात क्या होती है? सुनना। पहली बात सुनना। सुनने के बाद दूसरी बात क्या होती है? पहले सुनो, किसी भी बात को पहले सुनो, उसके बाद उस पर विचार करो। उस पर क्या करो? विचार करो। और विचार करने के बाद उस पर क्या करो? अनुप्रयोग करो, उसे अपने जीवन में प्रयोग करो। ये 3 बातें जिसने अपने ध्यान में रख ली तो वो कभी भी अपने जीवन में अनसक्सेस नहीं होगा, यानी असफल नहीं हो सकता। आगे बात ध्यान करते हैं, आगे बात करते हैं अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करना। अब आप बात करेंगे हम अंक ज्ञात करने की। तो दोस्तों अंक कैसे ज्ञात करते हैं? पहले हम बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या है हमारा अंक ज्ञात करने में? तो दोस्तों हम जब भी 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे, 1 से 9 तक संख्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या करा? यहां पर हमने सिंगल डिजिट का प्रयोग करा, सिंगल डिजिट का प्रयोग किया। और अब हमने क्या लिखा? 10। तो 10 में क्या हो गए? डबल डिजिट हो गए। कितने डिजिट हो गए? डबल डिजिट। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में 9 ही तो नंबर है। कितने नंबर है? 9 ही नंबर है। और 9 नंबरों में कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है। हर संख्या में 1 डिजिट है। तो 9 नंबर है, 1 डिजिट है, तो 9 का 9 कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट हो गए। टोटल कितने डिजिट हो गए? 9। 1 से 9 तक संख्याओं में 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं 1 से 9 तक? 9 डिजिट होते हैं। बात करते हैं आगे 10 से 99 तक में। तो दोस्तों 10 से 99 तक में क्या बात करेंगे? 10 से 99 तक। तो 10 से 99 तक कितनी संख्या आएंगी दोस्तों? तो सिंपल सा फंडा दोस्तों, 10 से शुरुआत हुई है, यानी 10 इसमें इंक्लूड है। 10 से 99, यानी कि बची कितनी संख्याएं? तो ऊपर की जो 9 संख्याएं थी वही तो कम हुई है। 10 से तो शुरुआत हो गई, 99 तक गई। तो 10 से 99 तक पे मतलब 90 संख्या। 9 घटा देंगे तो कितनी संख्या बची? 90 संख्या बची। कितनी संख्या बची? 90। और 10 से 99 तक जब हम गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग करेंगे? हर संख्या में 2 अंक। हर संख्या में 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे। 90 संख्याओं में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। हर संख्या में 2 डिजिट का, तो कितने डिजिट का प्रयोग कर लिया हमने? 180 डिजिट का प्रयोग कर लिया। 180 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। आगे बात करते हैं 100 से लेके 999 तक। 100 से लेके 999 तक की बात करते हैं। 100 से लेके 999 तक। तो दोस्तों कितनी संख्या जाएंगी? कि 100 से शुरुआत हुई है 999, तो ऊपर की 99 संख्याएं कम कर दी जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 900 संख्याएं बचेंगी। तो दोस्तों 900 संख्याएं हैं। कितने डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं? हर संख्या में 3 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। तो कितने डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं हम? 2700 डिजिट का प्रयोग करेंगे। कहां से लिखने में? 100 से लेकर 999 तक संख्या अगर लिखी जाएंगी तो 2700 डिजिट मतलब 2700 डिजिट का प्रयोग हम कर देंगे। तो आपको बात बिल्कुल 100% समझ में आ गई होगी। तो आप अब बात आगे ध्यान से सीखते हैं। क्या सीखते हैं आगे? क्या कि कैसे सवाल बनते हैं इस पे। तो दोस्तों पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में हमने कितने डिजिट का प्रयोग करा दोस्तों? तो पहली 9 संख्याओं में 9 डिजिट, और बाद की 99 संख्याओं में कितने डिजिट? 180 डिजिट। और 100वीं संख्या में कितने डिजिट? 3 डिजिट। कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो दोस्तों हमने कितना प्रयोग कर लिया? 189 प्लस 3 192 डिजिट। तो 1 से लेके 100 तक अगर हम गिनती लिखें तो हम 192 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे। 192 डिजिट का प्रयोग कर लेंगे। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि इससे हम सवाल को आसान करेंगे। इसके द्वारा हम सवाल को आसान करेंगे।
चाहे तो आप 99 तक याद रखेंगे। 99 तक कितना हो जाएगा, 189 डिजिट याद रखेंगे। 189 डिजिट, 199 189 और 100 तक 192 डिजिट का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इससे आपका सवाल करने में बहुत ही कम समय लगेगा जब इसका आप प्रयोग करोगे। तो कैसे प्रयोग करोगे आगे बात करते हैं। देखो पहली संख्या हमारी, पहला सवाल हमारा क्या कि 1 से 16 तक कितने अंक होंगे, यानी अगर 1 से 16 तक संख्याएं लिखी जाएं तो हम कितने अंकों का प्रयोग कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी, 1 से 9 तक में 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 9 अंक। 10 से 16 तक, 10 से 16 तक कितनी संख्याएं, तो 16, 6 और 10वीं 7वीं 7 संख्याएं। कितनी संख्या, 7। हर संख्या में कितने डिजिट, 2। तो 7 दूनी 14 डिजिट, 14 अंक। 14 9 23, 14 9 23। कितने प्रयोग कर लिया हमने, 23 डिजिट का प्रयोग कर लिया। कब तक, 1 से 16 तक संख्या लिखने में। आगे बात करते हैं नंबर 2 सवाल की। नंबर 2 सवाल हमारा क्या कहता है, नंबर 2 सवाल कह रहा है कि 1 से 76 तक संख्या में कुल कितने अंक होंगे। 1 से 76 तक संख्या में कितने अंक होंगे, यानी 1 से 76 तक गिनती लिखने में हम कितने अंकों का प्रयोग कर लेंगे। तो बात ध्यान रखेंगे कि 1 से 9 तक 9 संख्याएं, 1 डिजिट 9 डिजिट का प्रयोग कर लिया। और 10 से 76 तक कितनी हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 76 में से 10 घटा देंगे। 76 में से 10 घटा देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो 66 प्लस 1 67, 67 संख्याएं। और कितने डिजिट है हर संख्या में, 2 डिजिट है। तो 67 दूनी 134 और 9 पर के 143 डिजिट का प्रयोग हम कर चुके हैं। कहाँ तक, 1 से 76 तक संख्या लिखने में। अगला आप क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। आप इसे नोट में याद रखेंगे कि यदि किसी प्रश्न में 189 से ऊपर तक, 189, यही सवाल में कहा गया कि किसी किताब को पृष्ठांकित करने में 192 अंकों का प्रयोग किया गया है, 192 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो उसमें ये बताइए कि कितने पृष्ठ हैं, उसमें कितने पृष्ठ हैं। तो दोस्तों कैसे करेंगे आप, तो आपको अगर याद रहेगा कि 189 से ऊपर अंक लिखे गए हैं तो क्या होगा कि समझना कि उस किताब में 100 से ज्यादा पृष्ठ हैं। कितने हैं, 100 से ज्यादा पृष्ठ हैं, 100 से ज्यादा पृष्ठ हैं। अगर 189 यानी 192 से ज्यादा है, 192 से कोई संख्या या अंक ज्यादा लिखे गए हैं तो 100 से ज्यादा पृष्ठ हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि किसी किताब में 3000 अंकों का प्रयोग किया गया, उसके पृष्ठों को अंकित करने में 3000 अंकों का प्रयोग किया गया, तो बताइए उसमें कितने पृष्ठ होंगे, बताइए उसमें कितने पृष्ठ होंगे। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे आसानी से, हमने अभी बात करी थी कि 100 से 999 तक कितने अंक होते हैं, 2700 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2700 होते हैं। बात करेंगे आगे कितने की। अब कितना बचा, पीछे में कुछ याद करा रही है, 1 से 99 तक में कितने होते हैं, 199 तक में 189 होते हैं, 189। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे ना सबको, जो बचेगा उसे फिर चौथी संख्या से भाग रहे 4 से, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे। इस प्रकार से ये बात समझ में ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर 3000 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी पृष्ठों की संख्या 1000 से ऊपर है। तो यहाँ तक कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।